खुशामदीद। हॉट इशू हमारा आज का है, क्या उल्टी गिनती वाले सीधे हो जाएंगे? जैसे कि कहा है राना सनाउल्लाह साहब ने, हमें ज्वाइन किया है नैयर हुसैन बुखारी साहब, रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बुखारी साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। ये बताइएगा, पहले मैं इस तरफ आता हूँ जो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है, लेकिन एक और तनाज़ा चल पड़ा है हुकूमत का और सदर ममलकत का। हाई कोर्ट जजेस की तैनाती की समरी पर अभी तक सदर साहब ने दस्तखत नहीं किए, और ये 20 और 21 जुलाई को जुडिशल कमीशन ने हाई कोर्ट के जजेस को रेकमेंड किया था और एक समरी भेजी गई जो अभी तक आज 8 अगस्त हो गई है, वो नहीं आई, और ना ही उसके ऊपर कोई एतराज़ लगाया गया सदर साहब की तरफ से। तो ये एक बहरान क्यों पैदा हुआ है दोनों तरफ में? देखिए साहब भाई, यू माइट हैव रेड, आज आप डॉन भी पढ़ा होगा, मुख्तलिफ जराए से बात है। मुझे इल्म तो नहीं कि रीजंस क्या थे कि साइन नहीं हुए, या इट वाज ओवरलुक, या प्रेसिडेंट साहब करना नहीं चाहते थे, तो मेरे नॉलेज में नहीं है। लेकिन लीगल पोजीशन जो ये है, जो ये गवर्नमेंट इख्तियार करना चाहती है कि जब 18th अमेंडमेंट में आर्टिकल 175 को अमेंड किया गया, उसमें पार्लियामेंट्री कमेटी थी और उसमें 19वीं तरमीम के जरिए इफ्तिखार चौधरी ने जबरन लिखवाया कि एक डीमिंग क्लॉज थी उसमें कि अगर पार्लियामेंट्री कमेटी विद इन 15 डेज नहीं करती तो डीम्ड टू बी अप्रूव्ड। और फॉर्चुनेटली मैं वो पहली कमेटी थी, मैं उसको ऐड करता था पार्लियामेंट्री कमेटी, और ये गंद उन्होंने शुरू करवाया। और गंद इस तरह शुरू करवाया कि कमेटी ने 6 केसेस को डिसअप्रूव किया। तो इन्होंने एक मुनीर भट्टी केस में रिट फाइल करा के तो पार्लियामेंट्री कमेटी के फैसले को अनडू कर दिया, और फिर टोटल हेजेमनी बन गई जुडिशल कमीशन की, और उसमें पार्लियामेंट का रोल नहीं रहा। और फिर ये अपनी मर्जी से बंदे भर्ती करते रहे, अपनी विश एंड विल पे वो भर्ती करते रहे, कोई इनपुट नहीं लेते थे, पार्लियामेंट्री कमेटी को बिल्कुल टूथलेस करके रहे। हमने एक दफा इनकी परफॉर्मेंस पे, क्वालिफिकेशन पे किया, तो कहा नहीं पार्लियामेंट्री कमेटी इज गॉट नथिंग टू डू, इसे मेंशन किया उसने मुनीर भट्टी केस में। तो फिर जब इनकी बारी आई तो अब उन्होंने 175 को अमेंड करके पार्लियामेंट्री कमेटी खत्म कर दी, जुडिशल कमीशन को एनहांस कर दिया, नंबर अब जुडिशल कमीशन मेंबर बढ़ गया। अब वहां पे एग्जीक्यूटिव की स्ट्रेंथ ज्यादा आ गई है, जुडिशरी की स्ट्रेंथ कम है। तो इसकी बुनियाद रखने वाला, गड़बड़ वाला, वो तो मैं इफ्तिखार चौधरी को सकते हैं। लेकिन अब आज जो समरी डिले हुई है उसका इफ्तिखार चौधरी के सारे मसले से क्या ताल्लुक? मसला नहीं है, आई वाज गिविंग यू द बैकग्राउंड। अब बात यह है कि अभी वो प्रेसिडेंट साहब ने साइन नहीं की। अब 175 के नीचे डेमिंग क्लॉज तो है कोई नहीं, इट विल बी डीम्ड टू बी अप्रूव्ड। तो उधर ये है कि जिन जजेस की कंफर्मेशन थी, अगर वो जजेस बाय दैट डेट उनकी कंफर्मेशन नहीं होती तो दे लूज द सीट। उनका एक प्रेस्क्राइब टाइम था, 1 ईयर टाइम था, तो वो तो वैकेंसीज हो गई हैं। तो सदर साहब चाहते हैं कि कुछ जजेस कंफर्म ना हो? नहीं, इनफैक्ट बात ये थी कि जो जुडिशल कमीशन के जो मेंबर्स हैं, कुछ इन्होंने अंडरस्टैंडिंग की थी हमारे मेंबर्स के साथ, जो हमारी सिफारिशात थी, जो ये पार्लियामेंट्री लीडर से मांगते थे, वो नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी दिए। लेकिन पीपल्स पार्टी के दिए हुए नामों को इन्होंने न तो कंसिडर किया, ना उनको अपॉइंटमेंट की। ठीक। और इससे पहले क्योंकि फारूक नायक हमारी नुमाइंदगी उधर करते हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या तो नाम ना लेते, नाम उनसे लिए, रिकमेंडेशंस ली, और उन रिकमेंडेशन में एक भी अपॉइंटमेंट नहीं की। कितनी रिकमेंडेशन दी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने? एग्जैक्ट नंबर तो पता होगा फारूक नायक को, क्योंकि वो हमारे जुडिशल कमीशन का मेंबर है, पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन होता है। प्रोबेबली देयर वर इस्लामाबाद में रिकमेंडेशंस, आई नो अबाउट इस्लामाबाद। बिल्कुल उनको इंटरव्यू हुआ और जो हमारा बता था ये द बेस्ट। और फिर अभी ये भी आया है, क्या नाम क्या उनका? बैरिस्टर कमर सब्जवारी, टॉप ऑन दी लिस्ट। ठीक है जी। तो लेकिन अभी जो इधर इनके जेसीपी में जो रिकमेंड किए नाम, वो एक जो जज उन्होंने अप्रूव किया, उसके बारे में करप्शन के एलिगेशन है। अच्छा है जी। हाँ, वो
आज जो आप अच्छा जो गई हुई है समरी, उसमें जो नाम है किसी का, उनकी बात कर रहे हैं आप? उनकी बात है, और कंफर्मेशन वालों को भी है। तो इस पे मैं समझता हूँ कि तो ये तो अच्छा खासा फिर बहरान है। आप अगर आप ये कह रहे हैं कि कंफर्मेशन वाले जजेस पर भी करप्शन के इल्ज़ाम हैं, एक जिनका नाम जज तैनाती के लिए गया है उन पे भी करप्शन के इल्ज़ाम है, आपने जो नॉमिनेट किया जिनको उनको तैनात नहीं किया जा रहा, तो ये तो फिर अच्छे खासे इख्तलाफात हुए ना हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान। तो फिर क्या इसका हल क्या निकलेगा? आप एतराज़ात लगाएंगे सदर आसिफ अली जरदारी साहब? वापस भेजेंगे समरी? अगर वो वापस भेजे तो they'll have to reconsider it, but it cannot be reconsidered. Now point is this के under the constitution जो बंदा उसका टर्नओवर एक्सपायर कर गया, ठीक है जी, ठीक है, उसको कंफर्मेशन नहीं मिली, तो ही इज नो मोर जज। ठीक है, वो कितने इफेक्ट होंगे ये वाले? वो 4 तो पेशावर के हैं, ठीक है, 2 सिंध के हैं, तो ठीक है, ये तो स्पेसिफिक टर्म है ना सर साहब। जी जी, टिल सच टाइम दे आर दी एड हॉक जजेस, ठीक है, उससे पहले कंफर्मेशन हो दे कैन कंटिन्यू। ठीक, अगर कंफर्मेशन नहीं होती तो टेन्योर इज ओवर। तो उन्हीं में से किसी पे करप्शन चार्जेस हैं? दैट आई डोंट नो, लेकिन ये तो आज डॉन में खबर भी है। हाँ, लेकिन एलिगेशन ये थे। लेकिन ये तो बुखारी साहब आपने जो बात की बड़ी आम बात है। इसका मतलब तो ये है कि फिर सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने जो समरी रोकी हुई है उसकी सॉलिड ग्राउंड्स हैं, तो वो सॉलिड ग्राउंड है, तो फिर उस पर लिख के वो वापस भेजेंगे वो सॉलिड ग्राउंड्स? कोई उनके पास इंफॉर्मेशन होगी, रिपोर्ट्स होंगी जिसमें करप्शन के इल्जामात हैं कंफर्म होने वाले जजेस पे, या जो नई तैनाती हो रही है उस पे, ऐसे तो नहीं हवा में ही बातें हो रही होंगी ना? देखिए, एक केस जो बड़ा मशहूर केस था, एक एडिशनल सेशन जज साहब मेमन, उसने एडमिट किया कि हमने 10 करोड़ रुपया लिया और 50 लाख मुझे मिला, उसको नौकरी से निकाल दिया गया। ठीक है, उसके साथ ये बोल टीवी वालों का वो शेख का केस था, यू रिकॉल दैट? जी 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 बिल्कुल। उसने कहा जी मुझे तो 50 लाख दिया, बाकी पैसे एक वकील का नाम है, एक जज का नाम है। ये बातें हैं, बार बार चल रही हैं, ये डिस्कशन की बार। तो वो उनका नाम भी इस लिस्ट में गया है, समरी में है जजेस के लिए? यस, उनका भी नाम गया। बड़ी हैरानकुन बात है वैसे ये तो जो आप कर रहे हैं, लेकिन अब फिर निज़ाम तो मोहसिन नकवी साहब जो कहते हैं कि कोलैप्स कर चुका है, तो वो बात इतनी गलत लगती तो नहीं है। अगर इस तरह के लोग भी लिस्ट में आ जाते हैं समरी में, और फिर कंफर्म होने वालों पे भी इल्ज़ामात हैं, जुडिशरी अगर हमारी ऐसी होगी तो बाकी फिर बुखारी साहब क्या हालात होंगे इस मुल्क के? कोई निज़ाम नहीं चलेगा अंसार साहब। मैं जब कमेटी का चेयरमैन था, एक बंदा जो पेशावर से इन्होंने बाद में किया, इफ्तिखार चौधरी साहब ने, तो ही वाज अ नॉन टैक्स पेयर। आई कॉल्ड द कमिश्नर इनकम टैक्स, तो उन्होंने कहा जी टैक्स पेयर नहीं है। तो मैंने कहा 2 बातें, या तो कंसील करते हैं इनकम अपनी, सही है, या तो इसकी वकालत नहीं है, दोनों में से एक सूरत हाल है ना। बिल्कुल ठीक। तो वो तो एलिजिबल नहीं था फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज। ठीक, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि सिस्टम चल इसलिए नहीं रहा कि जो लेटर स्पिरिट में आई ना उस पर अमल दरामद। ठीक है, ठीक। बुखारी साहब आखिर में सिर्फ ये बता दें, क्योंकि आप जनरल सेक्रेटरी भी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, और बड़ा धड़ल्ले से इलेक्शन लड़ा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज़ाद जम्मू और कश्मीर में। 2 ही जमातों के दरमियान बेसिकली वहाँ मुकाबला हुआ है, नून लीग के दरमियान और आपके दरमियान। गिलगित बल्तिस्तान आप जीत चुके हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो नताइज आए हैं आपके लिए मायूस कुन है, या आप ऐसा ही एक्सपेक्ट कर रहे थे? नहीं, पब्लिकली हम थे, वी वर स्ट्रॉन्ग, हमारी बहुत सपोर्ट थी, लेकिन जो रिजल्ट अनाउंस किए उससे हमें बहुत तकलीफ हुई। उसका इजहार हमने फर्स्ट फेज पे कर दिया। फर्स्ट फेज पे हमने कहा, मेरी अपनी मुलाकात हुई चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, 4 सीटें ऐसी थी कोटली की जो हमसे छीनी गई, और वो उसके बारे में हमें एतराज़ात भी किए, और उस 4 सीट्स पे एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की पीएमएलएन ने, और एक कमेटी मेंबर कॉन्स्टिट्यूट के चेयरमैन बिलावल ने, जिसको मैं लीड कर रहा था। हमारी 3 मीटिंग हुई और एक डिसीजन हो गया कि जिन जिन पोलिंग स्टेशन पे जो हम 4 सीटें जिनका जिक्र कर रहे थे कि यहाँ पे रिगिंग हुई है, अनफेयर मीन्स यूज हुए हैं, उनमें हमने एक लिस्ट दी LA 12 में 40 पोलिंग स्टेशन पे जहाँ पे टर्नओवर इट वाज बियॉन्ड 80%।
ठीक 99.2%। तो उन्होंने कहा जी आपकी एरिया में भी हैं, हमने कहा भी एग्री टू इट, अगर हमारे भी अननेचुरल टर्नओवर है तो इस पर रीपोल करा लें। ठीक है। इन प्रिंसिपल ये डिसाइड हो गया 1 तारीख को कि जहाँ जहाँ पोलिंग स्टेशन का टर्नओवर बियॉन्ड 80% है वहाँ पे एसीपी को रिक्वेस्ट की है, भला हम इफेक्ट होते हैं या उनका कैंडिडेट इफेक्ट होता है। ठीक है। ठीक है। और राणा साहब ने ये 11-12 मीटिंग में कहा जी हम प्राइम मिनिस्टर से अप्रूवल लेके आपको बताएंगे। मैंने कहा ओके, आप अपने लीडरशिप से अप्रूवल ले ले, मैं अपने लीडरशिप से अप्रूवल ले लेता हूँ। शाम 6 तक बैठ तक इंतजार करते रहे। राणा साहब भी मुजफ्फराबाद छोड़ के इस्लामाबाद आ गए और क्या नाम है अमीर मुकान साहब भी, मैं और कमर जमान कारा वहाँ मौजूद रहे, इनका इंतजार करते रहे। ठीक। सो बात यह है कि हम फिर मेरे चेयरमैन ने अपना मौका दिया मीरपुर के इलेक्शन के बाद। उन्होंने 28 को तकरीर की, 29 को की, 30 को की। उन्होंने कहा ये मीरपुर वाला अमल ना दोहराया जाए मुजफ्फराबाद डिवीजन पे, वरना आपके तो मुजफ्फराबाद डिवीजन के जो सेकंड फेज के इलेक्शन हुए आप उसके नतीजे से मुतमईन हैं? आप बिल्कुल मुतमईन नहीं है, उस पर भी मुतमईन नहीं है, लेकिन अब तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने कोई बात नहीं की जिस तरह मीरपुर के इलेक्शन से बात की थी? नहीं उस तरह नहीं बात की, लेकिन उन्होंने जाके जलसा किया बाद में ना काल बाग में। ठीक है। तो वहाँ उन्होंने बात की। ठीक। लेकिन मैं बतौर सेक्रेटरी जनरल मैंने बात की। ठीक। कि LA 27-28 का इलेक्शन 2 तारीख को मुलतवी कर दिया गया। ठीक। फेज वाइज का ये देख लें। और LA 27 का इलेक्शन नून की खातून, मैं कैंपेन में था, वो तो 3रे नंबर पे थी वहाँ पे, उसका एग्जिस्ट नहीं करती थी। ठीक। वहाँ पे हमारा मुकाबला IPP के साथ था वहाँ पे, और 200 वोटों पे उसको जिता दिया गया। लतीफ अकबर का LA 31 है वो जिता दिया गया। बल्कि LA 28 का इलेक्शन 4 तारीख को, ये 3 जून काउंसिल को हुआ, हमारा कैंडिडेट परेशान था, उसने मुझे राब्ता किया ये जी रिजल्ट चेंज कर रहे हैं। ठीक है बुखारी साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बहुत शुक्रिया नैयर हुसैन बुखारी साहब हमसे बात करने के वक्त। एक ब्रेक